ताकत का समंदर है सरजमीन तेरी मोहब्बत का कमाल है। हम सब के दिलों में तो बेमिसाल है। तेरा सफर था दुश्वार अज़िया, तेरे ख्वाबों की ताबीर पाकिस्तान है राहिया। कायद आज़म तो रहबर हमारा, तेरी राहों पे चलना है प्यारा। दिलों के अंदर तू बसा हुआ है, तेरे नक्शे पे हर कदम उठता है। तुझसे मिली हमें रोशनी की करन, तू है हमारा नमन। तेरी कहानी बचपन से सुनते हैं, तू है वो चिराग जिसने सबको रोशन किया। तेरी बैरून से हमने सीखा, तेरी कुर्बानियों ने दिलों को बांधा। पाकिस्तान तेरी मेहनत का सिला है, हम सब के लिए तू ही रहनुमा है। कायद आज़म तू रहबर हमारा, तेरी राहों पे चलना है प्यारा। दिलों के अंदर तू बसा हुआ है, तेरे नक्शे पे हर कदम उठता है। तेरी तेरा आज़्म दिलों में जीता है, तेरी मेहनत की गूंज आज भी जिंदा है। तेरे खानदान का फख्र हर दिल के अंदर है, तेरे अल्फाज में एक ताकत का समंदर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। क्या आपको आज से पहले पता था कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इतने सारे बहन भाई हैं? अक्सरियत कहेगी नहीं। उसकी वजह यह है कि सबको सिर्फ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ही याद रहीं। इसकी वजह यह थी कि आपको भुला दिया गया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इतने सारे बहन भाई भी थे। गो के कायद आज़म के एक सगे चाचा की फैमिली भी मुझसे राब्ते में, जो इस वक्त अमेरिका में है, और उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ राब्ते में हैं। सच बात यह है कि ये डिवाइड एंड रूल का जो खेल 47 के बाद 48 के बाद खेला गया था, वो आपके साथ खेला जा चुका है। कोई बहाजिर है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई बलोची है, कोई सराइकी है, कोई कश्मीरी है, कोई बल्ती है। डिवाइड एंड रूल तो हो चुका है। मैं एक सवाल ये भी पूछता हूँ, क्या आपको बाबा उर्दू का मालूम है कि वो कौन थे? अक्सरियत 99% लोग पाकिस्तान में कहेंगे कि ये कौन है, हमने तो पहली दफ़ा सुना है। ये एक मिसाल है। बाबा उर्दू जो 70s में पैदा होने वाले लोग थे, जो मेरी जनरेशन थी, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं याद होंगे, क्योंकि जब हम टीन एज में पहुंच रहे थे तो हम बाबा उर्दू को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते थे। और जो 80s में पैदा होने वाले थे बच्चे थे, और वो जब 90s में 15 एज में पहुंच रहे थे, तो उस वक्त बाबा उर्दू तो गायब हो ही चुके थे। उस वक्त शायर मशरक़ गायब हो रहे थे। फिर 90s में पैदा होने वाले जब टीन एज में पहुंच रहे थे, 2001 और 10 के बीच में पहुंच रहे थे, तो उनके सामने से मादर मिल्लत का लफ्ज़ गायब होने लगा। अब 2010 के बाद से जो बच्चे पैदा हुए हैं और वो अभी टीन एज में पहुंच रहे हैं 2025 में, उनके सामने बाबा कौम गायब होते जा रहे हैं और गायब किया जा रहा है। ये सारे वन बाय वन एलिमिनेट हो रहे हैं, जो कि हमारे
फाउंडिंग फादर्स और मदर्स थे और पाकिस्तान की बुनियाद की तारीख़ में बैठे हुए लोग हैं. जब हम अपनी तारीख़ के साथ ही सिंसियर नहीं होंगे तो डिवाइड एंड रूल तो होगा. इसीलिए तारीख़ बहुत अहम है, इसको समझना चाहिए. आज 70s में और 80s में बैठने वाले वो लोग जो एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन पर जा चुके हैं, पढ़े लिखे लोग भी और आम लोग भी, वो पूछते हैं कि इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान में, इन मुल्कों के अंदर रेवोल्यूशन आ गया है और अशराफिया की इन्होंने कमर कस दी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? वो कैसे होगा? क्योंकि उसमें आप ही लोगों का तो कसूर है कि आपने अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को तारीख़ से रोशनासी नहीं कराया. वन बाय वन जब आपके ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप तारीख़ के सही रुख पे बैठे हैं? जनरेशन जी जो इस वक्त है, अल्लाह कराए तो कराए, मगर पाकिस्तान के अंदर जनरेशन जी की पोजीशन तारीख़ के मामले में बहुत कमज़ोर है. और जब तक तारीख़ नहीं आएगी तो लाशऊरी तौर पे, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उनकी कैसे उनका वर्क करेगा, कैसे उनके अंदर ये चीज़ें, ये मामलात उठेंगे सिवाय ट्विटर के ऊपर करने के. अगर कोई पढ़ा लिखा तबका जो कि शायद इस ए लेवल्स, ओ लेवल से हट के हो, जो छोटे मोटे मदरसों, स्कूलों में पढ़े हों, प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हों या गवर्नमेंट के स्कूल में जैसे तैसे पढ़े हों, वो लोग इस पाकिस्तान के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आएँ तो आएँ. आप तवक्को नहीं करें कि इस जैन जी के जो पढ़े लिखे, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे कैम्ब्रिज के बच्चे हैं, ये कोई रेवोल्यूशन लाएंगे. ये नहीं लाएंगे, क्योंकि इनका दिमाग वेस्ट ने वैसे ही मेकअप कर दिया है. क्योंकि मैं वहाँ की भी तालीम से आशना हूँ और यहाँ की भी तालीम से आशना हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम है ये कितना नापुख्ता है, कितना ज़्यादा बच्चों पे बोझ डालता है. इनकी डायरेक्शन, सोचने समझने की सलाहियतें एक अलग तरफ जा चुकी हैं. ये सिर्फ कमाने खाने के ही डायरेक्शन को जानते हैं, इसके अलावा आगे नहीं जानते. और इसमें सबसे बड़ा कसूरवार इनके माँ बाप ही हैं. अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा. और अब अगर आप चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पूरी फैमिली से आप मुतारफ़ हों तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसका थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूँ. इसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा. और मैं इस सीरीज़ को अधूरा मैंने छोड़ दिया था, इसको मैं अब कंप्लीट करूँगा. तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कायद-ए-आज़म का नाम तस्वीरों के साथ गायब हो जाएगा अगले 8-10 साल के अंदर. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कायद-ए-आज़म की फ़ैमिली के बारे में ज़रूर जानें और कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को ज़रूर देखें, क्योंकि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को निजी ज़िंदगी अलग करनी पड़ेगी और सियासी ज़िंदगी अलग करेंगे, तब आपको इनकी शख्सियत निखर के सामने आएगी. क्योंकि अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है और जो कुछ भी हमें पढ़ाया गया है वो सब मुग़ालता पाकिस्तान में आता है, वो मुतालिया पाकिस्तान नहीं था. तो कायद-ए-आज़म की इन दोनों ज़िंदगियों की अलग अलग करें. मैं इस वक्त इनकी निजी ज़िंदगी को लेकर चल रहा हूँ, सियासी ज़िंदगी का मैं आगे इनकी सीरीज़ लेकर आऊँगा. तो जिन्ना सीरीज़ को ज़रूर देखें. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.